नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया और खासकर अयोध्या के नतीजों ने। लेकिन एक और हिस्सा है जहां पर इस बार आरएलडी के साथ में गठबंधन के बाद बीजेपी बहुत आश्वस्त थी। वो हिस्सा था पश्चिमांचल। लेकिन मुजफ्फरनगर में, जो कि टिकैत जी का गढ़ है, वहां बीजेपी की दाल नहीं गड़ी और संजीव बालियान को जनता ने पमेलियन के बाहर कर दिया। तो पमेलियन के अंदर आया कौन? आए हरेंद्र सिंह मलिक, सपा से सांसद चुने गए हैं न्यूज इंडिया के मंच पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ बधाई। सपा बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आई है। जी जी, ये अखिलेश जी की नीतियों का कमाल है। अखिलेश जी की नीतियों का कमाल है। 1985 में आपने खतौली से अपने करियर की स्टार्टिंग करी है एज अ विधायक, और 26 साल बाद मुजफ्फरनगर में आपकी एंट्री दोबारा। नहीं, 26 साल बाद नहीं, मुजफ्फरनगर में मेरी एंट्री लगातार रही है। मैं कभी इनएक्टिव नहीं हुआ। मैंने कैरियर की शुरुआत तो 78 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और 82 में बीडीसी का मेंबर बना था देहात में। 81 में पढ़ना छोड़ा, 82 में मेंबर बन गया। तब से मैं लगातार राजनीति में हूँ और ये सही है कि मैं कई चुनाव हारा हूँ, कहीं जीता हूँ। और एंट्री इसलिए नहीं कि लगातार अभी हमारे सुपुत्र पंकज मलिक 7, 12 और 22 में विधायक चुने गए, अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए, बघरा से, चरथावल से और श्यामली से। तो हम लगातार टच में हैं और राजनीति तो ऐसी है जी, कभी जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, कभी आशीर्वाद नहीं मिलता। इत्तेफाकन इस बार मिला। हरेंद्र जी, इस बार आप सपा का जो मैंडेट आया है उसको लेकर के क्या सोचते हैं? और क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, वो नतीजे लगातार सबको चौंका रहे हैं। आप लगातार सियासत में हैं, दशकों से हैं, आप इस मैंडेट को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ही मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो मुख्यमंत्री काल था 12 से 17, उसकी तुलना अब 10 साल से की है, 7 साल की कार्यकाल, और उस तुलना में उसे बेहतर पाया है। वो जानते हैं कि इन्होंने बिजली घर ज़्यादा बनवाई, वो जानते हैं कि 100 नंबर इन्होंने चालू की, वो जानते हैं कि जो ग्रामीण अंचल की बहनें प्रसव पीड़ा में अपना दम तोड़ देती थी, वो उनके लिए 108 की व्यवस्था इन्होंने की। तमाम काम ऐसे हैं। एक्सप्रेस हाईवे बनने की बात हुई, बिना टोल की सड़कें बनी। अब तो सड़क बनाना व्यापार हो गया और उस समय बिना टोल की सड़कें बनी थी। तो उस बात को सबको याद करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता चाहती है और उसी के नाम, उन्हीं के नाम पर वोट मिला। हमारा काम तो वोट इकट्ठा करना है। हमने वोट डलवा दिया तो हम जीत गए। अच्छा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं हरेंद्र जी कि इस बार अखिलेश यादव ने बिसात बहुत अच्छी बिछाई, बहुत बढ़िया ग्राउंड पर इंजीनियरिंग करी, जिसका परिणाम ये रहा कि लार्जर देन द स्केल पार्टी बन करके उभरी है। आप इस बार से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि पार्टी के कोर मेंबर्स में से शायद एक हैं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी नीतियाँ ठीक थी और रणनीति ठीक बनाई, जिसका लाभ पार्टी को मिला। और ये सबके सामने है। 37 सीट जीतना, हमारी अपेक्षा थी कि हम 45 सीट से ज़्यादा जीत जाएंगे, 50 के आसपास जाएंगे, परंतु कुछ लोग जबरदस्ती हरा दिए गए। और उसमें कुछ लोग जब आप बोल रहे हैं तो इशारा किसकी तरफ? अभी जहाँ मेरठ हरा दिया जबरदस्ती, अलीगढ़ हरा दिया, हमारे पश्चिम में 2 तो यही हरा दी गई जबरदस्ती। ऐसे बहुत मेरठ का जिक्र आपने किया है, मुझे आपकी सीबीआई जांच की डिमांड याद आ गई। क्या मामला है? नहीं, मैंने, देखो, हम राजनीतिक लोग हैं। हाँ। राजनीति अलग पेशा है। हम शौक से राजनीति करते, पैसे से नहीं करते। हमने ये कहा कि एक साथी पे भले ही हम लोग आपस में चुनाव आमने सामने लड़े हों, अगर संजीव बालियान जी के ऊपर कोई मिथ्या आरोप लगाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आरोप मिथ्या है। तो उसके लिए हमने तो उन्हें कहा, इन्होंने जो आरोप लगाए बहुत गंभीर आरोप है, कैरियर जा सकता है। ऐसे में उन्हें खुद, फिलहाल सीट चली गई, खुद सीबीआई की जांच के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दें और आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर ले कि इन बिंदुओं पर सीबीआई जांच करा ले। आप भी जानते, मैं भी जानते हूँ कि क्लीन चिट मिल ही जाएगी। सीबीआई तो ऐसी है,
जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कहेगी सीबीआई उस पर मोहर लगा देगी, अच्छा, तो इनका कैरियर बच जाएगा। बिंदु की मतलब जांच इनडायरेक्टली आप उसी बात पर आ गए, ईडी सीबीआई नहीं की है। मैं नहीं आ गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सुधार कर दो। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा रहा तो मैं उसकी जांच तो कहूंगा। संस्थाएं है ना, मैं अच्छा चलिए स्वास्थ्य संस्था है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है। अगर संजीव बालियान जी के ऊपर आरोप लगे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके, आरोप लगाना गलत है। आरोप लगे तो उनकी जांच हो जानी चाहिए। जांच हो जाएगी तो फिर आपका आधार हो जाएगा। आप उन्हें अभी नोटिस दीजिए और मानना का करिए, अदालत में जाइए, मानहानि में जाइए, 10 तरह की बात हो जाएगी। और जब तक आरोप की जांच नहीं होगी तो तब तक तो कुछ होने का नहीं, कागजों काम है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति में गलत आरोप लगाने की परंपरा खत्म होनी चाहिए और उसके लिए पहल डॉक्टर संजीव बालियान जी को करनी चाहिए। वो अपनी तरफ से एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और पत्र लिख करके अनुरोध करेंगे मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं इनकी जांच, ये आरोप मिथ्या है, इनकी जांच सीबीआई से करा दी जाए। ठीक है हरेंद्र जी, देखिए अब मैं अयोध्या के रिजल्ट पर आऊंगी। अयोध्या के रिजल्ट पे आऊँ उससे पहले मैं संजीव बालियान जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सभी संजीव बालियान जी का चैप्टर खुल ही गया है, तो थोड़ा सा इसको और खोल लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने लंबे समय से किसानों के बीच में रहना, रालोद से गठबंधन भी हो जाना, जयंत चौधरी को अच्छा सम्मान भी दे देना, उनके पिता को अच्छा सम्मान दे देना, उसके बावजूद मुजफ्फरनगर जैसी सीट स्किप हो गई। आप एक बात बताओ, मुस्कुरा रहे हैं आप। 750 किसान शहीद हुए, हाँ, वे चरण सिंह वादी थे। चौधरी चरण सिंह बड़ा नाम है। चरण सिंह वादी मुजफ्फरनगर निवास करते हैं और मैं जीता ही उन्हीं जगह ज्यादा हूँ। ये तो सही है कि सपा का कोर वोट मुझे मिला, खूब जम के मिला। नाराजगी थी नहीं, सपा का, मैं सपा का कोर वोट कह रहा हूँ, मुझे मिला और खूब जम के मिला, कोई कोताही उन्होंने छोड़ी नहीं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो पैदल वैष्णो देवी गए, देवी देवताओं पर गए, मजारों पर गए, मदीना में भी दुआई की जा करके, जो हज पर गए थे लोग, तो वो मुझे समर्थन मिला। पर उसके साथ साथ ये बात है, देखिए 2 घटनाएं ऐसी हुई। एक तो 750 किसानों की शहादत, वहाँ किसान यूनियन का मुख्यालय है, हम चरण सिंह वादी लोग हैं। और दूसरा जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो बदतमीजी दिल्ली पुलिस ने यहाँ सरकार के इशारे पर की, हो सकता है ब्रजभूषण सही हो सकता है हमारी बहनें गलत हो, इसमें कोई इस विवाद में मैं नहीं घुसता, ये जांच का विषय है और ये अदालत में विचाराधीन है। परंतु जो पुलिस का रवैया था, क्या आप सहमत हो उस रवैये से कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों के साथ उस तरह का व्यवहार किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भी ना हो? अगर साधारण सामान्य लड़की हमारे कुल की कोई बैठी है कहीं, हम लोग गांव के लोग हैं और गांव में निवास करते हैं, शहर हो गांव हो, अगर लड़की के साथ कोई बात होती है तो लोग जान दे देते हैं। उनका अपमान हुआ और अपमान के बाद आप मजाक उठा रहे हैं उनकी, तो ये मामला, उसका परिणाम इसमें चुनाव में देखने को। देखिए आपने बोला कि अगर बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है तो पूरा गांव एक हो जाता है, पूरा कुनबा एक हो जाता है, क्षेत्र एक हो जाता है। तो मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं तो खाप का ट्रेंड है वहाँ पर, तो क्या इस मुद्दे पर सारी खापें एक हो गई? सबको दुख था, किसान आंदोलन को, लड़कियों के साथ बदतमीजी को लेकर के सबको दुख था। हमने तो इस बिंदु को इसलिए नहीं उठाया कि कहीं इसका ये दूसरा जातिवाद में ना ले जावे इस बात। हालांकि हम ब्रजभूषण और पहलवानों की चर्चा नहीं कर रहे, हम पुलिस के व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस का व्यवहार निंदनीय था उनके साथ, उन बहनों लेकिन के साथ। दूसरी तरफ संजीव बालियान वो ये कहते हैं कि आप तहसील और पुलिस की राजनीति करते हैं, थानों की राजनीति। अच्छा, अगर मेरे समर्थक का काम पटवारी से है तो मैं पटवारी को भी कहूँगा। संजीव बालियान जी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उस आदमी को ज्ञान दे रहे हैं जिसे 40-47 साल हो गए राजनीति करते हुए, और मैं बीडीसी से लेकर के सर्वोच्च सदन राज्यसभा तक का सदस्य रह चुका। मुझे ज्ञान ना दे तो अच्छा, पैसे जो वो ज्ञान देंगे उन्हें मैं स्वीकार करूंगा, कोई कमी है तो दूर करूंगा। पर मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर मेरा समर्थक मुझे कहेगा लाइनमैन से तार जुड़वाना है, फ्यूज उड़ गया, लाइनमैन को फोन करो, जोड़ेगा, तो मैं निश्चित रूप से लाइनमैन को फोन करूंगा। जहाँ तक तहसील थानों की बात है, मैं कभी थाने में नहीं जाता, मुझे 20-22 साल थाने में जाए हो गए होंगे, मैं कभी तहसीलों में जाता नहीं। और जो मेरा समर्थक, ना मेरी कोई अपनी प्रायोरिटी है, जो समर्थक की प्रायोरिटी है वो करता हूँ।
मैं एमएलए रहूं ना रहूं, एमपी रहूं ना रहूं, मेरा नियम है मैं सुबह अपने घर पर बैठ जाता हूं। जो लोग मेरे पास आते हैं उनका सम्मान करता हूं और जो मेरे से बनता है उनसे संवाद करने के बाद उनकी सिफारिश भी करता हूं, काम करता हूं। ये मेरा नियम है। संजीव बालियान जी का जो क्षेत्र रहा, वहां से आप भारी मतों से जीते, कौन सी ऐसी टेक्निक कि उनका क्षेत्र भी नहीं छोड़ा आपने? अब एक बात बताओ, अब मेरी समझ में ही नहीं आता। मुझे तो दिल्ली के समाचार चैनलों से, सब प्रेस के लोगों से ये पता लगे कि संजीव बालियान भी नेता है। आप मेरी समझ में नेता कहाँ है वो? देखिए, मैं एक बात अनुरोध करूंगा, वो पढ़े लिखे आदमी है, सम्मानित मंत्री रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, परंतु ही इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज एन एक्सीडेंटल लीडर। 2013 में दंगा हुआ, 14 में लाशों के ढेर पर पैर रख करके वो पार्लियामेंट चले गए। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया, मंत्री बन गए, फिर दोबारा मंत्री बन गए। और देखे ना, कहाँ डॉक्टर सतपाल सिंह और कहाँ संजीव चुनाव के बालियान दौरान जी। टिकैत जी से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, क्यों नहीं, मिले थे। उनका इन्फ्लुएंस रहा चुनावों में? देखिए, मैं कैसे समझाऊं, 750 किसानों की शहादत किसानों के सर चढ़ कर के बोली है और चरण सिंह वादियों ने मुझे जम कर वोट किया है। चौधरी चरण सिंह को आप जाति, धर्म और क्षेत्र में नहीं बांट सकते, और मैं चरण सिंह वादी हूँ। इन्होंने चरण सिंह का फोटो देखा है, चरण सिंह को नहीं देखा। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगा करके सियासत की है। और आपको एक बात और बता दूं, चौचाब की मूर्ति लगवाई मैंने, और अब अजीत सिंह जी की लगवा रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह की। तो चरण सिंह वादी मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? फैसला इन्होंने किया। वहाँ की जनता ना तो चारू चौधरी के अपमान को भूल पाई थी। देखिए, इस परिवार का सम्मान तो हमारी किसान वर्ग के लोग करते हैं। चरण सिंह के परिवार का, यानी जयंत चौधरी आज उनके परिवार के वारिस हैं, उनका सम्मान करते हैं और सम्मानित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु क्या चरण सिंह वादी ये भूल गए थे कि 12 तुगलक रोड का सामान कैसे फेंका गया था? हमने उन्हें याद दिलवा कि किस तरह 2019 में इन्हें मतलब आपने याद दिलवाया? हाँ, मैंने याद दिलवा। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने याद दिलवा, याद तो उन्हें सबको था ही भाई। 2019 में किस तरह ने जबरदस्ती हराए, और आप ताज्जुब करोगे जब चौधरी अजीत सिंह जी, हम उनसे अलग भी रहे पर उनके सामने नहीं बोले कभी। जब चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार के चले तो पटाखों की लड़ी छोड़ दी उनके पैरों में। तो क्या ये भूल गए थे कि मथुरा में, हाथरस में, जब एक दलित बेटी के पक्ष में जयंत चौधरी जी गए थे तो उनके साथ क्या आचरण हुआ था, क्या व्यवहार हुआ था? क्या चारू चौधरी जी के काफिले पर जिस प्रकार लठ बजाया गया था, क्या उसे भूल गए थे लोग? वो सब बदला ले लिया। और वो आदरणीय जयंत चौधरी जी बार बार कहते थे मान सम्मान प्रतिष्ठा मर्यादा का सवाल है, इसको याद रखना। तो याद रख लिया लोगों ने, मुझे वोट कर दिया। क्योंकि आपने सम्मान किया उनका। ऐसा है, मुझे 40 साल से राजनीति करूं मैं। अगर मेरे जिले का कोई गांव, एक गांव का नाम ले दो, उसमें 10 आदमियों के नाम बता दूंगा आपको, और हर वक्त के बता दूंगा। मेरे लिए वाल्मीकि समाज का आदमी मरने को तैयार है, और सुनार समाज का, स्वर्णकार समाज का आदमी मरने को तैयार है। देखो, हार जीत होती रहती है। जीत का कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता आदमी, और हार का बहुत कोई अयोग्य नहीं मैं मानता उसको। ये तो जनता का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है वो जीत जाता है। मुझे अब की बार मुझे आशीर्वाद ज़्यादा लोगों का मिल गया। आशीर्वाद तो दारा सिंह को मिला है, आशीर्वाद तो संजीव बालियान जी को मिला है। वो तादाद मेरे आशीर्वाद की ज़्यादा थी तो मैं जीत गया। इसमें मैं ये नहीं मानता कि मेरे से कोई हल्के रह गए संजीव बालियान जी, या अयोग्य रह गए, या दारा सिंह जी अयोग्य रह गए, या सुनील त्यागी अयोग्य रह गए। नहीं, वो भी ऐसे ही है, पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुजफ्फरनगर से जब 12 उम्मीदवारों की फाइट स्टार्ट हुई तो माना जा रहा था कि मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा और जो वोट हैं वो बट जाएंगे। वोट बटने के बाद जो उभरेगा वो बीजेपी के लिए हितकर होगा, लेकिन इस फॉर्मूले को क्रैक करना कितना डिफिकल्ट था? मुझे बहुत लंबा अनुभव है। मैं आपको बताऊं, मेरा 50,000 वोट का नुकसान हुआ। 50,000? हाँ, एक तो हम गलत 24,600 के करीब से आप जीते हैं और 50,000 का नुकसान आप बता रहे हैं। मुझे हुआ, मैं बताऊंगा कैसे हुआ। एक तो मेरा जो हमारे पुत्र हैं
सुपुत्र पंकज मलिक एमएलए हैं चरथावल से। हम चरथावल में समय नहीं दे पाए, इस भरोसे रहे कि चरथावल तो अपना जीत जाएंगे। बघरा मेरा होम ब्लॉक है, वहाँ मैं बीडीसी का मेंबर रहा, 3 बार मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख रहा, मेरा भतीजा वहाँ चेयरमैन था गन्ने का जिले का, और जिला पंचायत के मेंबर हो, डीसीडीएफ हो, बैंक हो, सब पद हम लोगों पर रहे, हमारे परिवार पर। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप भी लगता है। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, परंतु कोई नॉमिनेटेड नहीं था, सब इलेक्टेड थे, और इलेक्टेड जब आदमी हो जाए तो जनता की राय हो, परिवार की नहीं होती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस भरोसे में बघरा ब्लॉक में नहीं गए, और बघरा ब्लॉक में फोन पे ही कहते रहे भाई तू वहाँ चला जा, तू वहाँ चला जा, उन लोगों से मदद लेते रहे, पर हमने काम कम किया। वहाँ हम 10,000 वोट का नुकसान हमें हुआ। दूसरा, हम लोगों को सरधना में हमें उम्मीद थी कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट इस सेगमेंट में 18,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे अतुल प्रधान जी, कि यार हम 20-22 से जीत जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ भाजपा के जो हारे हुए उम्मीदवार थे वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, संगीत सोम, उन्होंने भाजपा को ज़्यादा वोट दिलवा दिया, और हम वहाँ कुल 47 वोट से जीत पाए। ये नुकसान हमें हुआ। दूसरा नुकसान, चुनाव के दिन जो पुलिस का रोल रहा, पुलिस ने माइनॉरिटी का वोट डलने से 50,000 40,000, यही आरोप अखिलेश यादव भी लगाते हैं। मैं आज भी कह, मैं आरोप नहीं कह, मेरे पास सब वीडियोग्राफ है, फोटोग्राफ्स है, और मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया कि आप इसकी चाहे तो डॉक्यूमेंट्री बनाएं। नरेंद्र जी देखिए, बातें बहुत सारी हैं, समय कम है, वाइंड अप की तरफ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं अयोध्या के बारे में आपसे समझना चाहूँगी। अयोध्या को लेकर के सभी चौंके हुए हैं। समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगा, गोली चलवाने वाली पार्टी, राम को ना मानने वाली पार्टी, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अयोध्या से जीत जाता है। आपकी सियासी समझ क्या कहती है? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता बहुत बारीकी से देखती है। हिंदू मुसलमान के जो ये जुमले हैं अब ये ज़्यादा चलने वाले नहीं, और जनता ने जवाब दे दिया। अयोध्या का मुद्दा था, मुजफ्फरनगर से शुरुआत थी, दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को स्वीकार किया दोनों जगह मतदाताओं ने। तो ऐसी स्थिति में अब ये हम कह सकते हैं कि लोग उत्तर प्रदेश के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करते हैं, वो इन जुमलों से बाहर हैं। ये जो रोज का फर्जीफिकेशन है, झूठे आश्वासन, उनसे तंग आ चुके हैं, तौबा आ चुके हैं। यही दोनों सीटों की जीत का कारण रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बिंदुओं पर बोलने के लिए। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये जो सांसदीय कार्यकाल है ये बहुत बढ़िया बीते और आपके क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे, क्योंकि एट द एंड वही जो है। बहुत धन्यवाद। आपसे भी अनुरोध है कि मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। तो हरेंद्र मलिक जी को सुन रहे थे आप, बेबाकी से उन्होंने तमाम मुद्दों पर बोला है, और आपने सुना कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर के बारे में बोलते नजर आए, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैंडेट उभर करके सामने आया है उस पर भी बोलते नजर आए हैं। फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।